नमस्कार, अफसरनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे अधिकारी से कराना चाह रहे हैं जिन्होंने पढ़ते पढ़ते ही आधा भारत घूम लिया। पिता मिलिट्री में थे, अलग अलग जगहों पर पढ़ाई की और जिनका मानना है कि जीवन एक नदी की तरह है। नदी को कई बार आगे बढ़ने के लिए अपना रास्ता भी बदलना पड़ता है। सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा एक्टिव रहने वाले दुर्ग एसपी हमारे साथ हैं, डॉक्टर अभिषेक पल्लव। बहुत स्वागत करता हूं उनका। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बिहार के बेगूसराय में जन्म, उसके बाद रामगढ़, सिलीगुड़ी, पुणे, दिल्ली, गोवा, ऐसा लगता है आधा भारत दर्शन 12th के पहले ही हो गया था। बिल्कुल। पापा क्योंकि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में थे, हम लोग का पापा का ट्रांसफ़र कभी मिड सेशन में हो जाए, अक्टूबर, नवंबर, कभी जनवरी, कभी सेशन के बाद, तो नई जगह पे जाना, नए लोगों से दोस्ती करना, दोबारा रम जाना, और जहाँ थोड़ी दोस्ती हुई फिर ट्रांसफ़र आ जाना। 1 से लेकर 12 तक में 5 स्कूल मैंने देखा और नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट चारों डायरेक्शन में पढ़ाई हुई। इसका फ़ायदा रहा कि एक नई जगह पे जाके कैसे एडजस्ट होना है, नए दोस्त कैसे बनाने हैं। कोई भाषा का भेद नहीं, कोई रीजन का भेद नहीं, धर्म का भेद नहीं। तो ये एक जो ट्रू इंडियन वाली जो फीलिंग आती है। सेंट्रल स्कूल में पढ़ा हूँ मैं, केंद्रीय विद्यालय में। केंद्रीय विद्यालय के पूरे ब्रांचेस हैं, तो लगता ही नहीं था हम नए स्कूल में जा रहे हैं, कहीं अलग स्टेट में जा रहे हैं। तो ऐसा लगता था कि हम कंटिन्यूटी में चीज़ें चल रही हैं। तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो केंद्रीय विद्यालय नवोदय बहुत ही अच्छा स्कीम है। नियरली फ्री पढ़ के लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। वो जब मैं स्कूल में था तो फी 5 रुपीज़ पर मंथ था। जब 9th में गया तो 15 रुपये पर मंथ हुआ। मेडिकल कॉलेज में 1500 रुपये पर ईयर, और एम्स में तो 100 रुपीज़ पर ईयर था। तो निश्चित रूप से पूरी पढ़ाई का खर्चा मेरा मुश्किल से 10,000 के अंदर ही आता होगा, जो कि आजकल नर्सरी प्ले स्कूल के एडमिशन फ़ी लग जाता है। तो भारत सरकार की योजनाएं हैं कि हर बच्चा जो है वो किसी भी ये का हो, उसको अपॉर्चुनिटी है। ये है कि सरकारी ये में काम करने में थोड़ा ज़्यादा मेहनत बच्चों को करने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन सचमुच ये वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का ही सिग्नल है कि मैंने अपने साथ देखा मेडिकल कॉलेज में भी, लवासना में भी, एनपीए में भी, कि काफ़ी नवोदय से पढ़े हुए, सरकारी स्कूल से पढ़े हुए काफ़ी बच्चे जो इतनी ज़्यादा चीज़ों को भेद के आगे निकलते हैं। तो और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने का अलग मज़ा रहता है। डिसिप्लिन में कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। आप टिफ़िन के बीच में खा लिए, बाहर निकले, खेले कूदे, लोगों से बातचीत किए। तो सरकारी एक सिस्टम का एक अपना एक मज़ा है। और ऐसी मेरी भगवान का आशीर्वाद रहा है कि मैं सरकार टू सरकारी ट्रांसफ़र हुआ हूँ। पहले स्कूल सरकारी, फिर कॉलेज सरकारी, फिर जॉब सरकारी। तो मेरी कोशिश है कि गवर्नमेंट ने इतना जो मेरे एजुकेशन पे खर्चा किया मैं पे बैक कर सकूँ। माता पिता का ये मानना होता है सर आज के, और बच्चों का भी कहना होता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होंगे तो पढ़ाई में दिक्कत आएगी, हम वो नहीं कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। बहाने हैं केवल ये। निश्चित रूप से यदि आप मुश्किलों में करते हैं तो ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग बनते हैं। आज जो बच्चे बिल्कुल पूरे टाइम स्पून फीडिंग में रहते हैं तो कहीं ना कहीं मेंटल टफनेस वो नहीं हो पाती है। अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं। पेरेंट्स बहुत बच्चों पे ध्यान देते हैं, काफ़ी चीज़ें अच्छी चीज़ें देते हैं, तो होता है को करिकुलर एक्टिविटी बच्चा ज़्यादा डेवलप कर पाए। लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ तभी आता है जब शुरू से आप एक डिफ़िकल्टी देखते हैं, कुछ कमी देखते हैं। तो निश्चित रूप से बहाने तो 100 हैं, लेकिन यदि आदमी करना चाहे, और अभी भी जो लोग स्ट्रगल देख के आगे निकले हैं, वो किसी भी फील्ड में आप देख लें, बिज़नेस के फील्ड में देखें, एक्टिंग के फील्ड में देखें, स्पोर्ट्स में देखें, प्रोफेशनल्स देखें, डॉक्टर, इंजीनियर्स, लॉयर, ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो स्ट्रगल करके ऊपर आए, क्योंकि उन्होंने एक डिफ़िकल्ट लाइफ देखी है। लेकिन फिक्स कुछ भी नहीं है, हर जगह से लोग अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आदमी को जो नॉन मॉडिफाइबल चीज़ें हैं उस पर नहीं सोचना चाहिए। जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं लाइफ में, जिसको आप चेंज कर सकते हैं, काफ़ी लोग जो चीज़ बदली नहीं जा सकती उसी को सोच के परेशान होते हैं। सर, 12th तक जब हम रहते हैं स्कूल में तब ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा डिसिप्लिन में रहते हैं, क्योंकि 12th के बाद एक नया एनवायरनमेंट, नया कॉलेज, नए दोस्त और बुरी आदतों के लगने का सबसे सूटेबल समय होता है। वो बहुत कंट्रोल रखने की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा। मैं तो देखा कि जब मैं एम्स में एमडी कर रहा था, मैंने देखा काफ़ी सारे अंडर ग्रेजुएट्स जो कि पूरे देश भर में नीट में जिनकी रैंक 1, 2, 3 ऐसे लोग आते थे, उसमें काफ़ी बच्चे जो है नशे के कारण जो है डिट्रैक्ट हो जाते थे। बगल में मेरे आईआईटी दिल्ली था, मैंने वहाँ देखा काफ़ी आईआईटी के बच्चे नशे के दबाव में रहते थे। क्योंकि आप जब बड़े इंस्टीट्यूट में रहते हो, जब आप हॉस्टल लाइफ जाते हो, बिल्कुल अलग रहता है। आपको होम सिकनेस भी रहता है, आपको सीनियर्स भी रहते हैं, काफ़ी बच्चे अच्छा नहीं कर पाते। मैं ही एमबीबीएस में गया तो मेरी इंक्लिनेशन इंजीनियरिंग की तरफ था, मेरा दोनों में सिलेक्शन हुआ था। मेडिकल में गया, बायोलॉजी थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता था मुझे, मैं फर्स्ट ईयर में भी फेल हुआ, फाइनल ईयर में भी फेल हुआ। लेकिन मेरा ये हमेशा मानना है कि आदमी को फेलियर से डरना नहीं चाहिए, फेलियर से टूटना नहीं चाहिए,
फेलियर में आदमी अकेला रहता है, सब लोग, हर आदमी नया नया हॉस्टल में जाता है, आप मेस में खाने जाओगे तो आपको लगेगा लोग आपका मजाक तो नहीं उड़ा रहे, लोग आपसे नंबर पूछते हैं, बताने में ख़राब लगता है फेल हो गया। उस फेलियर को जो आदमी जो है वो फेलियर से डरता नहीं है, फेलियर में उठ के खड़ा होता है, वो हमेशा आगे जाता है। 2 बार MBBS फेल होने के बाद भी जब मैंने MD/MS का ऑल इंडिया एंट्रेंस दिया तो डबल डिजिट में मेरा रैंक आया। तो हमेशा मेरा मानना है कि फेलियर कमज़ोर लोगों को ही तोड़ पाती है, जो लोग उसमें मजबूत बन जाते हैं वो हमेशा आगे निकलते हैं। और जिसने लाइफ में शुरू में फेलियर देखा है वो बाद में छोटी मोटी चीज़ों से नहीं डरता है, क्योंकि फेलियर ऐसी चीज़ है कि आदमी कितना भी अच्छा हो, कहीं ना कहीं आदमी को फेलियर मिलना ही है, किसी को पर्सनल लाइफ में, किसी को प्रोफेशनल लाइफ में, किसी को एकेडमिक लाइफ में। तो लाइफ में उतार चढ़ाव तो है ही, कुछ लोगों को ज़्यादा ढलान देखना पड़ता है, लेकिन ऐसे ही लाइफ है, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। सर लेकिन देखे हमने कि MBBS के समय जब आप पढ़ाई करते हैं उस समय मैंने देखा है सर, काफ़ी लोग जो हैं MBBS जब करते हैं तब वो मोल्ड हो जाते हैं, वो UPSC की तैयारी करते हैं। लेकिन MBBS होने के बाद साइकेट्रिस्ट रहे आप, एम्स जैसे संस्थान में, मैंने राम मनोहर लोहिया अस्पताल में आप रहे, GB पंत में रहे, एडिक्शन के खिलाफ भी काफ़ी लंबा समय आपने काम किया। वो एक फैक्टर वो होता है सर, उस समय ऐसा लगता है कि अब मेरी लाइफ डिसाइड हो गई, अब मुझे इसी में आगे बढ़ना है। अचानक सर UPSC की तैयारी, और वो भी तब जब ये मैंने सुना है कि आखिरी अटेम्प्ट का समय था आपका, क्योंकि 30 साल के बाद, क्योंकि शादी हो चुकी थी आपकी, MBBS हो चुका था, आपने साइकेट्रिस्ट में आपने MD भी कर लिया था, उसके बाद अचानक लाइफ में परिवर्तन, ये पहले से सोच थी कि उसी समय ध्यान आया? मेरे पापा की हमेशा इच्छा थी कि फैमिली में कोई सिविल सर्वेंट बने, वो खुद भी उन्होंने तैयारी की थी IAS IPS की, वो इंजीनियरिंग सर्विसेज में गए थे इंडियन UPSC के थ्रू, तो उनका मन था, मेरा खुद का भी मन था। लेकिन जैसे मैंने MBBS कंप्लीट किया, MD में, मेडिकल में एक स्ट्रेट लाइन रहती है, उस टाइम आप वही चीज़ जानते हो। जो छोटे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोवा से मैंने किया था, वहाँ के किसी ने UPSC का सुना ही नहीं था, हम लोग सब MD/MS की तैयारी करते थे। MD/MS की तैयारी की, देश के प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट एम्स दिल्ली में हुआ। वहाँ से निकलने के बाद मुझे कहीं लगा कि डेली हम 10, 20, 25 मरीजों को देखते हैं, वो भी आप दवाई लिखते हो, बीमार, वो गरीब है, दवाई खा नहीं सकता, वो दवाई घर वालों को समझाना, आप तो इलनेस जो है वो केवल एक मेडिकल रीज़न के कारण नहीं होता, उसका सोशल, डेमोग्राफिक, कल्चरल, सारी रीजन है। जब आप फील्ड में जाके काम करते हो तो आप ज़्यादा लोगों से जुड़ सकते हो, आपकी नॉलेज ज़्यादा लोगों के काम आ सकती है। जैसे मैं वहाँ पर रहता तो 10 लोग मेरे पास आते एल्कोहल का ट्रीटमेंट कराने, हो सकता है एक आदमी छोड़ता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जब मैं हज़ारों लोगों को बताता हूँ तो ज़्यादा लोग छोड़ पाते हैं। नॉलेज हमेशा काम आती है। हर आदमी UPSC देता है, नाम ही है IAS प्रिपरेशन, तो हर आदमी IAS ही बनना चाहता है। 100 में मान के चलिए 95% लोग IAS की तैयारी करते हैं, नाम ही एंट्रेंस, ज़्यादातर लोग IAS एंट्रेंस के नाम से ही जानते हैं UPSC सिविल सर्विसेज को। तो मेरी रैंक 260 आई, मुझे IPS मिला। थोड़ा सा शुरू में लगा कि IAS बनता तो हो सकता है अपनी नॉलेज को ज़्यादा विस्तृत रूप से कार्यान्वयन कर पाता, क्योंकि हेल्थ है, एजुकेशन है, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने ये फील किया कि हर सर्विसेज में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। हम जितना स्कोप है यदि उसका हम 15-20% भी आउटपुट दे पाएँ तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जनता की इतनी अपेक्षाएं हैं हमसे कि, और निश्चित रूप से मुझे लगता है जो डिसीजन लिया मैंने वो सही लिया। आज के दिन मैं डॉक्टर नॉलेज का भी इस्तेमाल करता हूँ, जो मैंने साइकेट्री की उसके नॉलेज का भी इस्तेमाल करता हूँ, और जो मैंने पुलिस ट्रेनिंग से जो चीज़ें मिली उसका भी इस्तेमाल करता हूँ। शादी के बाद करियर फिर से चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, क्या वाकई में मुश्किल होता है या केवल हम अपने लिए कुछ नए बहाने तलाश करते रहते हैं? निश्चित रूप से समस्याएं जितनी ज़्यादा हैं, आदमी का सेल्फ कॉन्फिडेंस और आदमी का डिसीजन जो है और स्ट्रांग होना चाहिए, मोटिवेशन और अच्छा होना चाहिए। निश्चित रूप से शादी होने के बाद एक फ़ायदा भी है कि एक सपोर्ट है, वाइफ आपके साथ है, इन लॉज भी है, एक सपोर्ट भी है, इमोशनल सपोर्ट है, तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब आप एक डायरेक्शन को, करियर को पूरा 90 डिग्री स्विच करते हैं तो निश्चित रूप से स्ट्रेस लेवल और ज़्यादा रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि आप वो चीज़ कर सकते हैं। यदि आपने अंडर ग्रेजुएशन में अच्छा पढ़ा है, PG में उस चीज़ को अच्छा पढ़ा है, सिलेबस देखने के बाद यदि आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, निश्चित रूप से तैयारी करना चाहिए। और लाइफ क्या है, कभी भी हम अगला पल क्या हो ये कोई नहीं जानता। लाइफ में सारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव होते हैं। यदि आपने अच्छा कर दिया, क्लिक कर गया तो वो अच्छा हो सकता है। लाइफ में रिस्क हमेशा है, लेकिन यदि लंबी छलांग मारनी है तो 1-2 कदम पीछे आदमी को लेना ही पड़ता है। और लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेयर डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं। लेकिन निश्चित रूप से कुछ फील्ड्स में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे एवरेज लोगों के लिए, एवरेज लोग किसी फील्ड में अच्छा करते हैं, किसी फील्ड में ख़राब करते हैं, लेकिन टॉप पे तो हर फील्ड में एवेन्यूज़ है।
और मुझे खुशी है कि मेडिकल के भी मैं टॉप लेवल पे पहुंच पाया। एम्स दिल्ली से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और सर्विसेज में भी IPS जैसी सर्विस में हूं, और यहाँ लोगों का मेहनत करने लोगों का इतना प्यार मुझे मिलता है कि वही एक एनर्जी रहती है। तो निश्चित रूप से जिस चीज़ के लिए सर्विसेज में आया था उसको मैं फुलफ़िल कर पा रहा हूँ, ये मुझे खुशी है। सर, ये कहा जाता है कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जीवन में कोई भी पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाती। आप कुछ भी पढ़ें, लगता ये है कि हमने यार ये किए, ये कर रहे हैं, लेकिन उस पढ़ाई का आपको कहीं ना कहीं एडवांटेज मिलता है। MBBS आपने किया, साइकेट्रिस्ट आप रहे। सर, आपको ऐसा लगता है UPSC फाइट करने के बाद अब जब IPS भी हो गए तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप डील कर पाते हैं जो लोग आपके पास आते हैं? बिल्कुल, आप देखिए कि एक पहचान भी अलग रहती है। एक IPS है, फिर लोगों को मालूम है ये एम्स के डॉक्टर हैं, इन्होंने, तो एक अलग एक पहचान आदमी की रहती है और नॉलेज हमेशा काम आता है। जैसे मैंने कहा कि MBBS होने के कारण क्योंकि हेल्थ, सैनिटेशन, बहुत सारी चीज़ें मैं अपने पुलिस कर्मियों के हेल्थ के बारे में बता सकता हूँ, उनको गाइड कर सकता हूँ। सेक्रेटरी के कारण जो स्ट्रेस लेवल्स है पुलिस फोर्स के अंदर, कोई आदमी आकर ऐसा क्यों बोल रहा है, क्यों कर रहा है, यदि गुस्सा आया तो गुस्सा को कैसे कंट्रोल करना है, सबसे पहले तो अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। काफ़ी बार लोग आते हैं, बहुत चीज़ें उकसाने के लिए बोलते हैं, दूसरा यदि कोई गुस्से में है तो उसको कैसे ठंडा करना है। MBBS मैंने अच्छी तरह किया था तो मैंने ऑप्शनल भी दोनों अपने रखे। मेडिकल साइंस मेरा ऑप्शनल था, साइकोलॉजी मेरा ऑप्शनल था। मेडिकल साइंस भी बहुत वास्ट ऑप्शनल है। मैंने MBBS 2004-05 में ख़त्म किया था, 2012 में जाके मैंने मेडिकल साइंस ऑप्शनल रखा 7 साल के गैप के बाद। तो इवन MBBS ने, इवन जो लोग स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं 5वीं 10वीं 12वीं, सब हेल्प करता है। CSAT हमारे टाइम एग्जाम था, लोग एप्टीट्यूड से बहुत डरते थे, क्योंकि मैं मैथ्स पे अच्छा बेसिक्स था तो कभी CSAT की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी के बेसिक्स अच्छे थे तो 6 महीने के अंदर मैंने सब कुछ समझ पाया, सब कुछ पढ़ पाया। तो जो शुरू में कोई चीज़ पढ़ने में यदि आपको 6 घंटे लगता है, यदि आपने अच्छी तरह पढ़ा हुआ तो अगली रिवीजन के टाइम में आप 6-10 मिनट में पढ़ सकते हो उस चीज़ को, तो वो भी एक फ़ायदा रहता है। तो इवन कॉलेज नहीं, स्कूल के टाइम भी हमें समझ के पढ़ना चाहिए। बहुत ज़रूरी है बच्चों के अंदर एक क्रिटिकल रीजनिंग डेवलप करने का, कोई चीज़ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इससे क्या अच्छा हो सकता था, क्या इसमें खामी है। यदि हम उस तरह की थिंकिंग रख पाते हैं, बच्चा न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़े कि नई नई चीज़ें, क्या हाँ ये नया कानून आया, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्यों कानून बना, नहीं बनता तो क्या 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 ज़रूरत थी इस कानून की, इसमें क्या खामियां हैं, क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। यदि हम आसपास की, क्योंकि जो आदमी ऑब्जर्वेशन अच्छी रखता है वो आदमी आसपास की चीज़ों को अप्रिशिएट कर पाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों के अंदर एक क्रिटिकल रीजनिंग डेवलप कराएं, बच्चों को ऑब्जर्वेंट बनाएं। हम केवल नंबरों के पीछे ना भागें। काफ़ी लोग केवल नंबरों में रहते हैं, बच्चे उसको रटते रहते हैं, बच्चे उसको सेम डेफिनेशन लाइन बाय लाइन याद करने की कोशिश करते हैं। वो लाइन बाय लाइन डेफिनेशन याद करने की जगह वो डेफिनेशन के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और उन कंपोनेंट्स को समझें और अपने वर्ड्स में लिखें। तो उससे क्या है, बच्चे की वो थिंकिंग पावर बढ़ती है। मैंने सुना है सर कि आपने UPSC के लिए कहीं कोचिंग भी नहीं की। मैंने तो अभी से देख रहा हूँ सर कि MBBS करना है तो माँ बाप कोटा भेजने पे तुले हुए हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना है कहीं और भेज रहे हैं, UPSC की पढ़ाई करना है तो दिल्ली भेज रहे हैं। ज़रूरी मानते हैं इतना? अगर आपके बेसिक्स क्लियर है उसके बाद भी कोचिंग आप? कोचिंग मैं तो कभी ना ट्यूशन किया ना कभी कोचिंग किया। नीट भी निकला, आगे PG भी किया। PG की बहुत लोग कोचिंग करते हैं, MD MS की, उसके बाद में UPSC भी क्लियर हुआ। मेरा मानना है कोचिंग एज ए थिंग ख़राब नहीं है। आपको देखना है आप एज ए इंडिविजुअल आपको क्या चीज़ में आपको अच्छा कर पा रहे हैं। जैसे काफ़ी लोग हैं कि खुद बुक पढ़ते हैं तो अच्छा समझ पाते हैं, तो उनको खुद पढ़ना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कोई पढ़ाए, कोई बोले तो उनको अच्छा समझ आता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कोचिंग जाते हैं तो आसपास बच्चों को देख के मोटिवेट होते हैं, फिर अच्छा करते हैं। कोई चीज़ अच्छा ख़राब नहीं होता। यदि कोचिंग का फ़ायदा नहीं होता तो इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं खुलते। लेकिन ये है कि हमें कोचिंग की होल में नहीं घुसना चाहिए। मैंने बहुत पेरेंट्स को देखा है कि बच्चों को 10 तरह की कोचिंग करा रहे हैं। उसको इंग्लिश का भी ट्यूशन, हिंदी का भी ट्यूशन, मैथ्स का भी ट्यूशन, साइंस का भी। बच्चा 6 घंटे स्कूल में है, 5 घंटे ट्यूशन में है, फिर उसको म्यूजिक में भी भेज रहे हैं, उसको स्विमिंग में भी भेज रहे हैं। हम यदि बच्चे को इतना ओवरबर्डन कर देंगे तो उसको खाली थोड़ा छोड़ना ज़रूरी है तो बच्चा कुछ सोच पाए। यदि वो मशीन बना देंगे तो मशीन कभी आदमी से नहीं जीत पाया। इवन चेस में मैंने देखा सुपर कंप्यूटर्स भी हैं, वो भी आदमी से हार जाते हैं। हमें आदमी को आदमी ही रहने देना है, बच्चे को बच्चे ही रहने देना है। प्रॉब्लम क्या है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे को सब कुछ मिले,
तो वो बच्चे को इतना ओवरबर्डन कर देते हैं कि बच्चा वो स्ट्रेस को ही नहीं झेल पाता। तो जो चीज़ हम खुद समझ सकते हैं, जैसे मुझे लगता है मैं हिस्ट्री मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, बुक से पढ़ के खुद समझ सकता हूँ, तो मुझे कोई कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि इकोनॉमी के टर्म्स मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, कोचिंग में कोई टीचर बताएगा तो मैं कंसेप्ट को जल्दी समझ लूँगा, तो कोचिंग करने में कोई खराबी नहीं है। पीयर लर्निंग बहुत ज़रूरी है, आपके 2-3 अच्छे दोस्त हों जिसके आप डिस्कस करके पढ़ सको। जैसे मैं जब तैयारी कर रहा था, मेरा भाई भी तैयारी कर रहा था जो भारतीय वन सेवा में है 2014 बैच में, अभी मध्य प्रदेश काडर में है, बालाघाट डीएफओ है, तो वो कोचिंग करता था। तो वो आता था कोचिंग करके, तो मैं क्योंकि हॉस्पिटल में भी जॉब करता था तो उतना समय नहीं था मेरे पास कि मैं कोचिंग भी कर पाऊँ, हॉस्पिटल भी कर पाऊँ, तो मैं आता था उसके साथ बैठ के डिस्कस करते थे। तो यदि आपने अच्छे दोस्त बना रखे हैं, वो भाई हो सकता है, दोस्त हो सकता है, प्रॉब्लम क्या है कि हम आपस में ही कम्पीट करते हैं, उसका हो जाएगा, वो पहले हो जाएगा, मैं छूट जाऊँगा। यदि इतनी सीटें हैं कि हम सब निकल सकते हैं, तो यदि अच्छे दोस्त रखें, आपस में शेयर करें, एक दूसरे को मोटिवेट करके रखें, जो चीज़ समझ ना आए वहाँ पे एडवाइस लें। कोचिंग के फॉर्म में हो सकता है, मेंटरशिप में हो सकता है, काफ़ी सीनियर्स हैं जो मदद करते हैं, कॉलेज के सीनियर्स हैं, यूनिवर्सिटी के सीनियर, काफ़ी कोचिंग के जो फैकल्टीज होती हैं उसको आप मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। वो कोई आज तक मैंने कोई टीचर नहीं देखा जिससे आप मदद मांगो और वो मदद ना दे, वो कितना भी कॉमर्शियल दुनिया हो जाए। ये वैसे ही है कि आप किसी भी डॉक्टर, कितना ही बड़ा डॉक्टर हो जाए, यदि ऐसे एडवाइस लोगे तो एडवाइस आपको देगा ही देगा। तो हमें लर्निंग के लिए ओपन रहना चाहिए, कोई चीज़ फिक्स नहीं करना चाहिए, ये अच्छा है, ये ख़राब है, आपके लिए क्या अच्छा है। कुछ लोग दिन में पढ़ते हैं, अच्छा करते हैं, कुछ लोग सुबह उठ के पढ़ते हैं, कुछ लोग रात भर पढ़ते हैं, लेट उठते हैं। कोई सिस्टम नहीं है कि ये अच्छा है, ये ख़राब है, आपके लिए क्या अच्छा है। बहुत लोग क्या टॉपर्स को सीधा ब्लैंकेट कॉपी करने की कोशिश करते हैं। टॉपर एक इंडिविजुअल है, आप एक इंडिविजुअल हो। एक दवा जो एक आदमी पे असर करे वो जरूरी नहीं है कि दूसरे पे असर करे, आपको देखना है कि आपकी बॉडी पे क्या असर कर रहा है। तो अपने तरीके से अपने अंदर झांकें, देखें कि मुझे क्या फ़ायदा मिल रहा है। यदि मुझे चीज़ें समझ नहीं आ रही तो मैं पूरा समय बर्बाद करूँ, इससे अच्छा मैं कोचिंग कर लूँ। दुर्ग से ही करियर की शुरुआत हुई थी सर, प्रोविज़न पीरियड आपका दुर्ग से ही शुरू हुआ था। कोंडागांव पहला जिला आपका एज अ पुलिस अधीक्षक रहा, एज अ एसपी रहा सर। दंतेवाड़ा की यादें इसलिए याद दिलाना चाहूँगा क्योंकि लोन वर्राटू वहाँ से शुरुआत हुई थी। क्योंकि देखिए नक्सलियों को मारना उतना बड़ा अचीवमेंट नहीं माना जाता, नक्सलियों को वापस घर लाना, आत्मसमर्पण कराना, शायद इससे बड़ी कोई अचीवमेंट जीवन में नहीं होती सर। निश्चित रूप से दंतेवाड़ा में जब मैं दंतेवाड़ा ज्वाइन किया 2016 में, तो उस टाइम इंडिया का टॉप 3 नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में था। मुझे खुशी है कि अभी जब मैं छोड़ा दंतेवाड़ा 5 साल बाद, तो नियरली 0 इंसिडेंट है। दंतेवाड़ा एक तरह से शांति का टापू बन गया। आप देखें तो लोन वर्राटू का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। 500 से ज़्यादा माओवादियों ने 1 साल के अंदर सरेंडर किया। पहले प्रॉब्लम क्या थी, गांव में कोई जानता ही नहीं था कौन बड़ा नक्सली है, कौन छोटा नक्सली है। पुलिस गई, कोई घटना घटी तो आसपास जो छोटे नक्सली मिले उनको भी गिरफ्तार कर लाए हम। यूएपीए से बड़े अधिनियम में वो बंद हो गए। हमने पहली बार गांव-गांव में पोस्टर लगाए कि कौन किस रैंक पे है, कौन बड़ा है, छोटा है। उनके घर वालों की काउंसलिंग की कि बच्चा आपका पकड़ा जाएगा तो ये कंसिक्वेंसेज होंगे। जब भी फोर्स को ब्रीफ किया गया कि ये पद होता है, ये रैंक होता है, यदि हमें ऑपरेशन करना भी है तो टारगेट भी करना है तो हमें बड़े माओवादियों को करना है, जैसे छोटे माओवादी ना मर पाए। तो गांव-गांव जाके हमने नुक्कड़ नाटक, जैसे वो अपने सीएनएम से जोड़ते हैं, हम जोड़ते थे, गांव जाके हेल्थ कैंप लगाना, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करना, और कुछ लोग जो पुलिस के साथ जुड़े उनके थ्रू पता लगाना कि गांव में कौन, गांव के जितने बाकी सरकारी हैं, आंगनवाड़ी हुए, मितानीन हुए, उनको मोटिवेट करना कि आप जाके माओवादियों को सरेंडर कराएं, उनकी भी जान की सुरक्षा करना। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा अभियान था और इसका फ़ायदा मिला है। और ये अपने ही लोग हैं, ये विदेशी लोग नहीं हैं, ये कोई बॉर्डर की लड़ाई नहीं है। जब तक इनके हम दिलो दिमाग को ना जीत पाएँ, जब तक हम छोटे कार्डर्स को अपनी तरफ, काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि हम तो छोटे छोटे कार्डर्स को आत्मसमर्पण करा रहे हैं। आप ये सोचें कि यही छोटे कार्डर यदि मुठभेड़ में मारे गए होते या यही छोटे कार्डर जेल में जाते तो उनके परिवार पे क्या बीतती। तो आदमी आदमी है, बड़ा नक्सली भी एक आदमी है, छोटा नक्सली भी एक आदमी है। यदि हम छोटे नक्सली जो हैं उनकी आँख और कान की तरह हैं माओवादियों के, यदि हम इन्हीं को सरेंडर करा देंगे तो बड़े माओवादी कहीं घूम फिर नहीं पाएंगे। जनता जिसकी तरफ है जनयुद्ध में वही भारी पड़ता है। निश्चित रूप से काफ़ी लोगों का समर्थन मिला, ट्राइबल्स के लोग जो बहुत ही सरल लोग होते हैं उनका प्यार मिला, और यही कारण है कि दंतेवाड़ा में मेरा सफल टेन्योर रहा। शादी के लिए भी कोई यूपीएससी वाली कोई आईएएस या आईपीएस नहीं चुना, आपने एक डॉक्टर ही चुना सर, इसका क्या कारण? मतलब पहले ही शादी हो गई मेरी, मैं बाद में अरेंज मैरिज से। ये हमारी अरेंज मैरिज है, हम लोग एक ही स्टेट के। मेरी वाइफ जो है उन्होंने पटना से डर्मेटोलॉजी में एमडी किया है, तो पहले आपस में बातचीत हुई, फिर शादी हुई हमारी। वैसे क्योंकि मेडिकल फील्ड की है,
जब मैं दंतेवाड़ा गया तो वहाँ भी, क्योंकि यहाँ पर वो राजनांदगांव में उस टाइम एसोसिएट प्रोफेसर थी, उन्होंने रिज़ाइन करके भी दंतेवाड़ा गई, वहाँ हम लोग 5-6 साल रहे। लगातार हमने हेल्थ कैंप लगाए, जहाँ पति पत्नी रहे वहीं फ़ायदा मिलता है, मतलब फील्ड में बिल्कुल फ़ायदा रहता है। और यदि आदमी जनता की सेवा करने का जहाँ मौका मिले, इससे ज़्यादा सुकून कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहते हैं अभिषेक पल्लव। अब इंतजार करता रहता है बिहार का भी शख्स, यूपी का भी शख्स कि कौन सा वीडियो अब अभिषेक पल्लव पोस्ट करेंगे। ये अचानक सक्रियता बढ़ने का कारण सर? वेब सीरीज़, मूवीज़, इस सब में क्राइम को कहीं ना कहीं रोमांटिसाइज़ किया जा रहा है, एडिक्शन को रोमांटिसाइज़ किया। अब देखेंगे स्मोकिंग करते हुए फ़ोटो लोग लगा रहे हैं, तलवार चाकू के साथ फ़ोटो लगा रहे हैं, गन के साथ फ़ोटो लगा रहे हैं। वो आदमी, उसको देख के जो यूथ है वो भी एडिक्शन की तरफ और क्राइम की तरफ खींचा जा रहा है। यदि हमें बड़ी जनता के साथ जुड़ना है तो आज के दिन में, जब इंडिया में 25-30 करोड़ से ज़्यादा इंटरनेट यूजर्स हो गए हैं, तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यदि वहाँ पे हम एक आदमी को बताते हैं स्मोकिंग गलत है, क्राइम में ये कंसिक्वेंसेस हैं, लोग मूवी देख के लोगों को लगता है कि क्रिमिनल जो है वहाँ भी अंत खराब ही दिखाते हैं, लेकिन जो प्रोसेस है लोगों को लगता है कि अभद्र भाषा देने में हीरोइज्म है, एडिक्शन करने में हीरोइज्म है। जब उसको हम समझाते हैं, लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे हमारे लाइव इंटरव्यू में कैसे एक छोटा एडिक्शन आदमी को बड़े एडिक्शन की ओर ले जाता है, छोटा क्राइम कैसे एक बड़े क्राइम की ओर ले जाता है। वो गेट की तरह, एक बार गेट खुल जाए क्राइम का तो आदमी उसमें बहुत आगे निकल जाता है। और फिर इससे ये भी मालूम चलता है कि परिवार पे क्या बीतती है। जब आसपास के लोग जो पहले हीरो बनाते थे, जब वो क्राइम में फंस गया तो सब पहचानते नहीं उसी ने वो क्राइम किया था। तो कहीं ना कहीं उसको डी रोमांटिसाइज करने के लिए और क्राइम और एडिक्शन के क्या इल इफ़ेक्ट्स हैं वो दिखाने के लिए सोशल मीडिया पे अपनी हम बात रखते हैं। और क्योंकि हम उसको सरल भाषा में करते हैं, कोई टेक्निकल टर्मों का इस्तेमाल नहीं करते, नॉर्मल बातों में, तो सब लोग अपने आप को एसोसिएट कर पाते हैं। आप देखिएगा ये वीडियो असम में भी चलता है जहाँ लोग हिंदी नहीं समझते हैं, कर्नाटका, तमिलनाडु में भी लोग देखते हैं जो हिंदी नहीं समझते हैं। ये भी दिखाता है कि भाषा ही केवल एक इमोशन ट्रांसफ़र करने का एक तरीका नहीं है। आपके जेस्चर्स, ये वो लोग, तमिल लोग भी उस वीडियो को समझ पाते हैं और उसे अप्रिशिएट कर पाते हैं। महादेव ऐप के बारे में मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा सर, आखिरी सवाल है मेरा। महादेव ऐप एक ऐसा ऐप, या ऐसा मैं सीधे तौर पर सट्टा की मैं बात करूँ कि पूरे प्रदेश में एक नाम हुआ करता था महादेव ऐप, उस पूरे नेक्सस को तोड़ने में बहुत अहम भूमिका दुर्ग पुलिस ने निभाई सर। आसान था? बहुत मुश्किल था, क्योंकि जब मैं यहाँ आया अप्रैल 2022 में, पिछले साल इसी समय, तो लोगों को महादेव ऐप के बारे में, पुलिस को कोई ज्ञान ही नहीं था कि ऐप कैसे काम करता है, कौन इसके अंदर है, कौन इसे चलाता है। हम लोगों ने पहली बार जगदलपुर में एक ब्रांच को बस्ट किया, पहली बार हमने ब्रांच को बस्ट करना शुरू किया, पूरे ब्रांचेज को, और एक साल के अंदर हमने 27 ब्रांच को बस्ट किया। पहले ब्रांच को बस्ट किया तो हमने उनसे सीखा, जो क्रिमिनल है वही बता पाता है कि क्राइम कैसे होता है। उसी ने बताया कि सर ऐसे हम 3 लैपटॉप रखते हैं, 5-6 मोबाइल रखते हैं, 10 आदमी रहते हैं, हम लोगों के 350 ब्रांच हैं देश भर में, ये दुबई से कैसे इसका कनेक्शन है, कौन कौन इसके संचालक हैं, कौन कौन ब्रांच मैनेजर हैं। एक बार आप क्राइम को समझेंगे तभी उसको तोड़ पाएंगे, वैसे ही बीमारी को आप समझेंगे तभी उसकी दवाई ईजाद कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से, और हमने इसको लाइव किया फेसबुक पे, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, लोगों को हमने समझाया। काफ़ी लोग नौकरी की लालच में महादेव ऐप में चले जाते थे, 15,000 20,000 की नौकरी समझ के, और वो क्राइम की दुनिया में काफ़ी लोग महादेव ऐप से इतना उन्होंने पैसा कमाया कि उन्होंने बड़ी गाड़ियाँ खरीद ली, बड़ी ज़मीन खरीद लिए, और वो रोल मॉडल हो गए बाकी युवक के लिए। तो जब हमने इनका सोशल मीडिया में इनकी बताया कि इल इफेक्ट्स क्या हैं, तब जाके जो लोग पहले रोमांटिसाइज कर रहे थे वो छोड़ के आए। मुझे खुशी है कि कम से कम 1000 युवक जो यहाँ से जाके महादेव ऐप में भर्ती हो गए थे, उनकी घर वापसी हुई, वो घर में आके अपना रहने लगे। पहले वो कानून थोड़ा हल्का था, अभी नया जो असेंबली में पास हुआ है वो गैर जमानती हो गया है। लेकिन मुझे खुशी है जब ये गैर जमानती हुआ उसके पहले ही यहाँ के सारे युवकों ने ये काम छोड़ दिया। जब हमने फिर देश भर में बाकी राज्यों में जाके रेड मारा, इतना दुर्ग पुलिस का दहशत हुआ कि यहाँ से छोड़ के वो लोग या तो बाहर देशों में चले गए, या उनका जो कार्य का जो ट्रांजैक्शन जो रेशियो था वो बहुत कम हो गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना डॉक्टर अभिषेक पल्लव को बहुत साफ कहना है, देखिए जीवन में कुछ भी आपको करना है आप करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने ग्रेजुएशन के बाद सोचा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने पीजी के बाद सोचा है, लेकिन जो करिए उस पर अपना 100% दीजिए। और स्कूल की पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलेज की पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो यूपीएससी के लिए कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत आराम से आप सेलेक्ट हो सकते हैं। तो अब सर नमा फिलहाल इतना ही, अगली बार फिर किसी अधिकारी से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।